Hello everyone, welcome to All About Civil third semester Structural Mechanics। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन लेंगे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स सब्जेक्ट जैसा कि आपने लास्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा, तो अप्लाइड मैकेनिक्स का ही एक दूसरा लेवल पे स्टडी है, एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में कि कैसे वो मैकेनिक्स जो हमने पढ़ी है, कैसे वो जो लॉज हमने पढ़े थे वो एक्चुअल अप्लाई होते हैं, कैसे उनका यूज़ होता है और कैसे हमें डिफॉर्मेशन, स्ट्रेसेस ये सब फाइंड कर सकते हैं हम किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। ये सब्जेक्ट उसका आइडिया देता है। आगे आने वाले सेमेस्टर्स में हम एक और सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के लिए ये सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए स्ट्रक्चर मैकेनिक्स के बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। एज अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर कितना लोड बियर कर सकता है, कितने उसके अंदर स्ट्रेंथ है, कितना वो स्ट्रेसेस देता है और किस लोड तक वो वर्किंग में रहेगा और किस लोड के बाद वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो ये सब कुछ आइडिया हमें मिलता है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स से। इस वीडियो में स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन और हम इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ये सब आज देखेंगे। तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के बारे में, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स को हम मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। इट इज़ कंप्यूटेशन ऑफ डिफॉर्मेशंस, डिफ्लेक्शंस, इंटरनल फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस विद इन स्ट्रक्चर्स। यानी कि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या फिर मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर डिफॉर्मेशन क्या होता है कि जब भी लोड अप्लाई होता है किसी भी स्ट्रक्चर में तो उसका जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे हम कपड़े टांगने वाली रस्सी को बांधते हैं तो उसकी शेप कुछ और होती है और जब उस पर कपड़े फैला देते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, पैराबोला की शेप में आ जाता है। तो ऐसे ही जब हम किसी भी स्ट्रक्चर पर लोड अप्लाई करते हैं तो उसका डिज़ाइन और उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इस चेंज को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कैसे डिफॉर्मेशन आता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे डिफ्लेक्शन आता है, जैसे ही लोड लगता है या कोई भी शियर फोर्स लगती है या टॉर्शन लगता है तो कैसे उसके अंदर की इंटरनल फोर्सेस एक्ट करती है। यानी कि उस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा क्या होता है कि डिफ्लेक्शन आ जाता है या फिर डिस्टॉर्शन आ जाता है, तो ऐसा इंटरनल फोर्सेस का क्या एक्शन चेंज होता है, हम इंटरनल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। तो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम किसी भी स्ट्रक्चर में किस टाइप से डिफॉर्मेशन आता है, किस टाइप से डिफ्लेक्शन आता है, किस टाइप से उसमें इंटरनल फोर्सेस के अंदर चेंज आता है कि किस रेट से वो वेरी करती हैं और किस जगह पे वेरी करती हैं। हमें देखना होता है किस जगह फोर्स मैक्सिमम है और किस जगह फोर्स मिनिमम है। और स्ट्रेसेस, किसी भी बॉडी के अंदर स्ट्रेसेस कहाँ डेवलप होते हैं और कैसे उन स्ट्रेसेस को हमें काउंटरैक्ट करना है। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स हमें पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी भी बिल्डिंग का डिज़ाइन करेंगे, जैसे हम सिविल इंजीनियर हैं तो हम किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं पहले। ऐसा नहीं कि कोई भी हमने कंस्ट्रक्शन कर दी उसके बाद देखा जाएगा इतना लोड बियर कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। हम पहले किसी भी चीज़ का डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइनिंग के लिए हमें ज़रूरी है कि कोई भी स्ट्रक्चर कितना लोड बियर कर सकता है, कितना लोड झेलने की उसके अंदर क्षमता है, कितना झेल सकता है वो लोड। तो ये सब कुछ डिज़ाइनिंग पर्पस के अंदर आता है कि कैसे हम किसी भी लोड के लिए, किसी भी स्ट्रेस के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। तो जब भी हमें डिज़ाइन करना होगा तो हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का यूज़ करेंगे। दूसरा, अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड है, जैसे कि कोई हमारे पास बिल्डिंग है, हमें उसमें वो 6 स्टोरी वाली बिल्डिंग है,
हमें उसमें 4 स्टोरी और बनानी है ऊपर। तो हम क्या करेंगे, उस बिल्डिंग को इवेल्युएट करेंगे, उस बिल्डिंग को टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि इसमें कितना लोड आ रहा था और कितना स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं और कितना ये लोड फ्यूचर में झेल सकता है। अभी वो कितना लोड ले रहा है, अगर हम इसके ऊपर 4 स्टोरीज 4 मंजिल और बना दें तो कितना लोड वो झेल सकता है, ये सब कुछ हम चेक भी कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स एक तो डिज़ाइन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करने के लिए, और दूसरी चीज़ किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो कि पहले से बना है उसको एवेल्युएट करने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का इन 2 जगह पर यूज़ होता है। एंड जैसे मैंने बताया था, अभी आने वाले सेमेस्टर्स में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस को पढ़ने के लिए हमें स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में हम जो अप्लाइड मैकेनिक्स हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी उसका यूज़ है। हम इसमें देखते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर पे हम कितना लोड लगा रहे हैं, लोड कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से लोड का वेरिएशन होता है। दूसरा, हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी सिंपली सपोर्टेड है, हिंज्ड है, रोलर सपोर्ट है, ये सब हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे कि किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं और क्या उनका एक्चुअल एग्जाम्पल होता है। ये सब कुछ हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे। दूसरा, सपोर्ट कंडीशंस क्या क्या होती हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। जैसे कंक्रीट और स्टील हम यूज़ करते हैं, तो कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छा होता है और टेंशन में अच्छा होता है स्टील। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी हमने कुछ टेस्ट किए होंगे, उन पे अलग अलग सैंपल्स लिए होंगे, उन सैंपल्स को टेस्ट किया होगा, तो हमें पता चला कि कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छा होता है और स्टील टेंशन में अच्छा होता है। तो किसी भी मटेरियल को यूज़ करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी होती हैं, तो हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं। इसके बाद ये इनपुट, किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए हमारे पास उस पर लगने वाले लोड्स का पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री का पता होना चाहिए, उसमें कैसी सपोर्ट कंडीशंस हैं ये पता होना चाहिए, और मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं ये भी पता होना चाहिए। अभी ये इनपुट कंडीशंस हैं। अब जब हमने लोड लगा दिया तो स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज आएगा। स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कैसे आता है, वो आता है स्ट्रेसेस की फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में और डिफॉर्मेशन की फॉर्म में। यानी कि बिल्डिंग चेंज होती है, जैसे पहले रही थी विदाउट लोड वैसे नहीं रहेगी, लोड लगने के बाद उसमें स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे। स्ट्रेसेस क्या होता है, स्ट्रेसेस कोई भी ऐसी फोर्स होती हैं जो कि किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती हैं, मना करती हैं। ये भी हम डिटेल में आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो सपोर्ट रिएक्शंस, स्ट्रेसेस, डिस्प्लेसमेंट्स, ये सब लोड लगने के बाद आते हैं, तो ये सब भी हम देखेंगे कि इनका एक्शन कैसे कैसे रहता है। अब बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर्स अंडर मैकेनिकल लोड क्या क्या इनसे होता है। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है, सपोज हमारे पास बीम है या फिर कोई कॉलम है हमारे पास या कोई स्लैब है, तो इसमें हम देखेंगे कि लोड से क्या क्या चेंज आता है। जैसे बीम बेंड कर जाता है, बेंडिंग ऑफ बीम, ये भी एक हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग कि कैसे कैसे बीम में चेंज आता है और किस किस फॉर्म में आता है। कॉलम के अंदर भी ऐसी चेंजेस आते हैं, कॉलम बकल कर जाता है, बकल करता है और क्रश भी करता है, वो भी उसके कुछ अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि लेंथ और विड्थ का रेशो क्या होना चाहिए, डायमीटर का रेशो क्या होना चाहिए कि बकल कर जाए, और दूसरी कंडीशन की वो क्रश कर जाए। तो ये सब भी हम देखेंगे। अगला, टॉर्शन ऑफ शाफ्ट, ये भी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का एक रिजल्ट है कि शाफ्ट के अंदर टॉर्शन कैसे आ जाता है। डिफ्लेक्शन ऑफ थिन शेल, ये भी हम, जैसे बॉयलर्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर किस टाइप से डिफ्लेक्शन आता है, बीम्स के अंदर बेंडिंग कैसे होती है, कॉलम कैसे बकल कर जाता है, और किसी भी शाफ्ट के अंदर टॉर्शन कैसे आता है। ये सब कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे
स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर। अब ये सब फाइंड आउट करने के लिए कि किसी बॉडी पे लोड लगा तो कैसे स्ट्रेसेस आए, कैसे डिफ्लेक्शन आया, क्या क्या चेंजेस हुए उसकी ज्योमेट्रिक कंडीशंस के अंदर, तो ये अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास कि हम किन मेथड्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक है एनर्जी मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड, प्लास्टिक एनालिसिस। तो हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स हैं, जो हमारे सिलेबस में होगा हम वो मेथड्स भी कवर करेंगे। तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि हम सिंपली इसमें कोई भी स्ट्रक्चर को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि कितना लोडिंग उसमें रहेगा, कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है, कितना डिफ्लेक्शन है, उसमें इंटरनल फोर्सेस में चेंज कैसे हो रहा है, स्ट्रेसेस कैसे आ रहे हैं, ये सब कुछ स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है वो सब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर। एक आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हमने पढ़ा था रिजिड बॉडी के लिए, वो बॉडी जिसके अंदर फोर्स लगने पर चेंज नहीं आता, उसकी कंडीशन सेम रहती है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता, एक वो सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, यानी कि जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं, कोई लोड लगाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे, अगर उसका ज्योमेट्रिक शेप और डिज़ाइन चेंज होता है उस फोर्स से, तो उसकी स्टडी हम करते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर। तो एक सब्जेक्ट का आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं कि हमें क्या क्या कवर करना है। टोटल 9 चैप्टर्स हैं आपके पास। 9 चैप्टर्स में सबसे पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल हम इसमें देखेंगे कि मटेरियल्स क्या होते हैं, और जैसा मैंने बताया कि किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा मटेरियल ईजिली अवेलेबल है और कौन सा मटेरियल एकदम परफेक्ट है, जो हमें बिल्कुल जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं वही रिज़ल्ट देगा। तो हम मटेरियल के लिए भी स्टडी करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं। फिर इसके अंदर पढ़ेंगे इलास्टिक मटेरियल्स, प्लास्टिक मटेरियल्स, डक्टाइल मटेरियल्स और ब्रिटल मटेरियल्स। ये सब हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एक आइडिया मैं दे देती हूँ कि किसी भी मटेरियल को हम इसलिए स्टडी करते हैं जिससे कि हम क्लासिफाई कर सकें कि किस जगह पे कौन से मटेरियल का यूज़ परफेक्ट रहेगा, कौन सा मटेरियल अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो उस बेसिस पे हम मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। फिर हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन टू टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, फटीग टेस्ट, टॉर्शन टेस्ट ऑन मेटल्स। यानी कि टेंसाइल टेस्ट, कोई भी मटेरियल अगर टेंशन में आता है तो कितने लोड पे, कितनी फोर्सेस पे वो फेल कर जा रहा है, ये सब कुछ टेंसाइल टेस्ट से पता चलता है। दूसरा होता है कंप्रेसिव टेस्ट। कंप्रेसिव टेस्ट भी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम दोनों साइड से अंदर की तरफ फोर्सेस लगाते हैं, तो मटेरियल कंप्रेस कर जाता है, दब जाता है। तो हम कंप्रेशन टेस्ट में पढ़ेंगे कि कितनी ऐसी फोर्सेस हैं कि जितना लगाने पे झेल पा रहा है मटेरियल और उसके बाद वो फेल कर जा रहा है। इम्पैक्ट टेस्ट, अचानक से फोर्स लगना। फटीग टेस्ट, टॉर्शन टेस्ट, ये सब हम डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर 1 में। इसके बाद आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम देखेंगे सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की पूरी कहानी स्ट्रेसेस के अंदर ही है। कितने स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, उतना ही हम अगर लोड लगा देंगे, जितना वो रेजिस्ट कर पा रहे हैं, अगर उतना स्ट्रेसेस आ रहा है तो हमारा स्ट्रक्चर सही है, और अगर स्ट्रेसेस ज़्यादा आ गए और लोड हमने ज़्यादा लगा दिया, अगर स्ट्रक्चर फेल कर रहा है तो हमारा काम उसमें बिगड़ जाएगा। तो पूरी कहानी स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स, इन चीज़ों पर ही बेस्ड है। इसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस होता क्या है, कैसे हम स्ट्रेस को फाइंड आउट करते हैं। फिर देखेंगे नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के भी टाइप्स आ जाएंगे कि कैसे नॉर्मल रहेगा, कैसे शियर रहेगा। फिर इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेन, पॉइजन्स रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन और स्ट्रेस
प्रोपोर्शनल चीज़ें हैं एक लिमिट तक। स्ट्रेस किसी भी बॉडी में अगर हम चेंज लाते हैं तो जो फोर्सेस वो चेंज लाने से रोकती हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। दूसरी चीज़ स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है कि किसी भी बॉडी में जो चेंज आ जाता है अपॉन ओरिजिनल, वो आता है स्ट्रेन। तो हम पूरा स्टडी करेंगे कि स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे डिफॉर्मेशन आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, ये सब हम डिटेल स्टडी करेंगे। अगला हुक्स लॉ, मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट्स, ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन्स के अंदर। इसके बाद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स इन बार्स सब्जेक्टेड टू टेंशन एंड कंप्रेशन, एक्सटेंशन ऑफ यूनिफॉर्म बार अंडर इट्स ओन वेट, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन किसी भी टेंशन और कंप्रेशन में कितना आता है, किसी भी बार को अगर हम टेंशन के अंदर लाते हैं या कंप्रेशन में आता है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो कैसे रहेगा, कैसे स्ट्रेसेस आएंगे और कैसे स्ट्रेन का चेंज होगा। अब कोई भी यूनिफॉर्म बार है, अपने वेट के अंदर से भी कोई चेंज आता होगा उसमें कि अपना वेट जितना है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो ये सब कुछ चीज़ भी स्टडी करेंगे। अगला स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील एंड HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील्स, प्रूफ स्ट्रेस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फिर हम देखेंगे कि जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा है और इतनी सारी चीज़ों में ये जो यूज़ होने वाला है स्ट्रेस और स्ट्रेन, इनका क्या रिलेशन है, एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं कि ये इनवेरिएबल हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स की, इन स्ट्रेसेस का टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ भी हम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स इस यूनिट में कंप्लीट करेंगे। अगली यूनिट है हमारे पास शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बीम एंड सपोर्ट्स। बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो कि स्लैब का लोड बीम के थ्रू कॉलम में ट्रांसफ़र करता है और कॉलम का लोड फाउंडेशन के थ्रू सॉइल के अंदर, ग्राउंड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये सब आपने बेसिक पढ़ लिया होगा कि क्या बीम का क्या रोल है किसी भी बिल्डिंग के अंदर, कॉलम का क्या रोल है, स्लैब का क्या रोल है, फाउंडेशन का क्या रोल है। तो कंसेप्ट ऑफ बीम और सपोर्ट्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप के बीम्स होते हैं और उनका सपोर्ट्स कैसे रहता है, जैसे हिंजेस, रोलर, फिक्स्ड, कैसे सपोर्ट्स रहते हैं। अब टाइप ऑफ बीम्स, सिंपली सपोर्टेड बीम्स, कैंटिलीवर, प्रॉप्ड, ओवरहैंग, फिक्स्ड एंड कॉन्टिन्यूस बीम्स। तो इन सब का हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है कि किस टाइप से इसका हम डिवीज़न करते हैं। अगला इसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ लोड्स 3.2। अब लोड्स भी हमें देखना होता है कि कितने, क्योंकि हम कोई भी बिल्डिंग जब डिज़ाइन करते हैं तो लोड को पहले से ही देख लेते हैं कि हम इतने लोड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर हम कोई घर डिज़ाइन करते हैं तो वो अलग तरीके से डिज़ाइन होता है, कोई सिनेमा हॉल डिज़ाइन करते हैं तो वो लोगों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है। अब अगर हम कोई फैक्ट्री डिज़ाइन करते हैं, कोई इंडस्ट्री डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ का लोड और ज़्यादा अलग होता है क्योंकि वहाँ हैवी मशीन्स होती हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं और जब कोई प्रोडक्शन होती है तो उसका लोड वो सब अलग से काउंट होता है। तो टाइप ऑफ लोड्स में डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, विंड लोड, सीज़मिक लोड एज पर IS कोड्स एट्सेट्रा, यानी कि जितने भी टाइप के हमारे पास लोड्स हैं ये सब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लोड्स के अंदर शीयर फोर्स वाली यूनिट में। फिर हम देखेंगे कि ये तो टाइप ऑफ लोड्स पढ़े हमने कि डेड लोड क्या है। डेड मीन्स अब कोई भी इंसान डेड हो जाता है तो वो वहीं पे रहता है, वो मूवमेंट नहीं करता। तो जैसे हम कॉलम बनाते हैं, स्लैब बनाते हैं और बीम्स बनाते हैं तो इन सब का लोड कांस्टेंट रहता है, ऐसा नहीं होता कि वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो ये डेड लोड है। किसी बॉडी के अंदर अगर मूवमेंट है, चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, तो उसे हम बोलते हैं लाइव लोड। अब इसमें बहुत सारे टाइप के लोड्स हैं।
फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोडिंग कि लोडिंग के टाइप्स क्या है, कि अगर एक ही जगह पे लग रहा है तो पॉइंट लोड हुआ, अगर वो एक लॉन्गिट्यूडनल एरिया में लग रहा है, नैरो एरिया में, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। फिर आ जाएगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड्स। इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि लोड्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे उनके एक्शन की किस पॉइंट पर वो एक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे उनका डिवीजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शीयर फोर्स, इसकी साइन कन्वेंशंस। बेंडिंग मोमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि लास्ट तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है और किस अकॉर्डिंग हमें उसको डिज़ाइन करना है। तो बेंडिंग मोमेंट एक हमेशा साथ रहने वाला कॉन्सेप्ट है, हम सफ़र। तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शीयर फोर्स, इसकी साइन कन्वेंशंस। अगला हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट एंड शीयर फोर्स डायग्राम फॉर कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड एंड ओवरहैंगिंग बीम्स सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वेरिंग लोड्स। यानी कि जो हमने बेंडिंग मोमेंट निकालना सीखा होगा और शीयर फोर्स डायग्राम्स अब हम अप्लाई करेंगे स्ट्रक्चर्स के लिए, कि अगर कोई सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर है तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट और शीयर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी। फिर हम ऐसे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए देखेंगे। फिर हम देखेंगे ओवरहैंगिंग के लिए, यानी कि जितने भी टाइप के स्ट्रक्चर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे हम बेंडिंग मोमेंट और शीयर फोर्स का यूज़ उसमें करके देखेंगे। फिर हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लोड, शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, यानी कि जितना भी हमारे पास हम किसी भी स्ट्रक्चर पर लोड लगा रहे हैं, एज अ रिज़ल्ट उसके अंदर शीयर फोर्स आ रही है, बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है। तो इन सब का कोई ना कोई रिलेशन है क्या, कि अगर हम लोड कम करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हम लोड बढ़ा देते हैं तो बेंडिंग मोमेंट पे क्या फ़र्क आएगा, शीयर फोर्स पे क्या फ़र्क आएगा। और दूसरी चीज़, अगर हम लोड की पोजीशन चेंज कर देते हैं, सेंटर से हटा के अगर हम जॉइंट पे लगाते हैं या फिर सपोर्ट्स पे लगाते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सब भी हम पढ़ेंगे शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के अंदर। इसमें एक टॉपिक हम फिक्स्ड एंड कॉन्टिन्यूस बीम सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो भी हम इसमें पढ़ेंगे उन सब का न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, एक्चुअल प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे कि किसी बिल्डिंग पे इतना लोड लग रहा था तो इसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करो, बेंडिंग मोमेंट क्या आया होगा, शीयर फोर्स क्या आया होगा, तो ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे। अगला है फोर्थ यूनिट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, क्या इसका बेसिक है। फिर इसके बाद देखेंगे सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन, जो कि आगे बहुत चीज़ों में इसका यूज़ है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। फिर इसके बेसिस पे कुछ थ्योरम्स होंगी, थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। फिर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉमन ज्योमेट्रिकल सेक्शंस, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, यानी कि जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। फिर सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर इन सब की जो थ्योरम्स होंगी, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, हम इन सबको अप्लाई करके देखेंगे अलग अलग फिगर्स के लिए, जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल। सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एल टी आई सेक्शंस, और जो हम सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे फिर ये अलग अलग सेक्शंस के लिए फाइंड आउट करेंगे, एल टी और आई सेक्शन के लिए। ये सब सेक्शन मॉड्यूलस के अंदर आता है। तो फोर्थ यूनिट में हम इतना पढ़ेंगे। आगे देखते हैं फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में हम देखेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। अब बीम्स मैंने जैसा आपको बताया कि एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का जितना भी लोड होता है उसको
ट्रांसफ़र करने के लिए, कोई भी बीम है तो वो स्लैब है, जो हम फ्लोर बोलते हैं, बेसिकली वो एक स्लैब होता है। वो स्लैब से लोड ट्रांसफ़र होता है बीम के अंदर। आप जिस भी रूम में बैठे हो, जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर हो, आप देखोगे कि बीम्स प्रेजेंट होते हैं। स्लैब का जितना लोड है वो बीम में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और बीम कॉलम को ट्रांसफ़र करता है, कॉलम से वर्टिकली ट्रांसफ़र होके कॉलम ट्रांसफ़र कर देती है उसको फाउंडेशन के अंदर, और फाउंडेशन जुड़ी है अर्थ से, सॉइल से, तो पूरा का पूरा लोड सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस हम देखेंगे कि बीम्स के अंदर बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होते हैं और किस किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर एंड सिंपल बेंडिंग। अब सिंपल बेंडिंग भी होती है और दूसरी टाइप की बेंडिंग्स भी होती हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि सिंपल बेंडिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, अगर क्या क्या लोडिंग होगी, क्या क्या रेशियोज रहेंगे कि सिंपल बेंडिंग हो, अगर ये चेंज आता है इसमें तो ये बेंडिंग सिंपल नहीं होगी। फिर हम इसमें पढ़ेंगे एजम्पशंस मेड इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। क्या क्या अब कोई भी हम स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ एजम्पशंस लेते हैं, उनके बेसिस पे हम स्टडी करते हैं। तो assumptions made in the theory of simple bending, derivation and application of bending equation to circular cross section, I section, T and L sections only। यानी कि जो हमने assumptions लिए हैं उनके बेसिस पे हम एक डेरिवेशन करेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे। जो भी एक बेंडिंग इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी उसको अलग अलग सेक्शंस के लिए हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे वेरिएशन हो रहा है। कोई आई सेक्शन है हमारे पास, कोई टी सेक्शन है, कोई एल सेक्शन है। ये जो सेक्शंस हैं आई, टी और एल, इसी फिगर के इसी क्रॉस सेक्शन वाले सेक्शंस होते हैं, इसलिए जो आई सेक्शन है वो आई के तरह दिखता है, कैपिटल आई, तो उसे हम बोलते हैं आई सेक्शन। टी और एल सेक्शन जो होते हैं, टी सेक्शन बड़े वाले टी की तरह दिखता है, एक्चुअल टी, अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो ऐसा लगेगा कि टी है। ऐसे ही एल सेक्शन होता है। तो इन सेक्शंस को हम स्टडी करेंगे कि इसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेसेस का वेरिएशन कैसे रहता है। फिर इसमें हम देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो बेंडिंग मोमेंट आता है उसे रेजिस्ट करने के लिए एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी हम जब इस यूनिट में आएंगे इसका पूरा स्टडी करेंगे। अभी एक जस्ट इंट्रोडक्शन है कि आपको आइडिया लग जाए कि हम इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स क्या है, और ये पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ें जानने लगेंगे, क्या क्या चीज़ें हम विजुअलाइज करने लगेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के साथ फिर हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बेंडिंग के बाद जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, वो सब बेंडिंग स्ट्रेसेस। इसके बाद 6th shear स्ट्रेसेस इन बीम्स। अब बीम्स के अंदर shear स्ट्रेस भी डेवलप होते हैं, तो shear स्ट्रेस क्या होता है, बीम्स के अंदर कैसे डेवलप होते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, आई, टी, एल सेक्शन ऑफ बीम्स। यानी कि इन shear सेक्शंस को अगर हम अप्लाई करें, shear स्ट्रेसेस को देखें तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि किस पोजीशन पे, किस जगह पे मैक्सिमम होते हैं और कहाँ तक जाते जाते मिनिमाइज हो जाते हैं और फिर किस पोजीशन पे आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे अगर हम बेंडिंग मोमेंट देखते हैं, वो एग्जांपल लेते हैं कपड़ों की रस्सी वाला। अगर हम पॉइंट से देखें तो उसका डिफ्लेक्शन, उसका झुकाव बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं सेंटर में उसकी शेप चेंज होने लगती है। तो ऐसी बेंडिंग मोमेंट है। तो हम अलग अलग सेक्शंस के लिए देखते हैं कि किस पोजीशन पे कितना कितना चेंज आ रहा है। अगर सेक्शन हम सर्कुलर लेंगे तो कैसा वेरिएशन होगा, रेक्टेंगुलर लेंगे तो कैसा वेरिएशन होगा, आई सेक्शन लेंगे तो कैसा वेरिएशन है, और टी और एल लेंगे तो कैसा वेरिएशन। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट 7th
स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एक इम्पॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम देखेंगे कि किस स्ट्रक्चर के अंदर कितना चेंज आ रहा है और कितना चेंज विद इन परमिसिबल लिमिट है, यानी कि ऐसा चेंज है कि जो स्ट्रक्चर झेल सकता है। अगर उससे उस लोड से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। जिस कंडीशन में अब सिविल के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेस, हाईवेज, अगर कुछ ऐसा फेल होता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा हार्म उससे होता है। तो इसलिए अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ के चीज़ों को समझना चाहिए। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यूजिंग मोमेंट एरिया थ्योरम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर यूडीएल पॉइंट लोड। अब जो हमने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं फाइंड आउट करने के लिए। तो ये मेथड्स हैं, हम इसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे मोमेंट एरिया थ्योरम से। हम देखेंगे किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कितना मोमेंट डेवलप हुआ था और एरिया एक कर्व बना के देखेंगे, जितना एरिया कवर होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कितना स्ट्रेसेस के अंदर आ रहे हैं। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, पॉइंट लोड के लिए, यूडीएल के लिए, कॉन्जुगेट बीम मेथड एंड डबल इंटीग्रेशन मेथड। हम कॉन्जुगेट बीम मेथड और डबल इंटीग्रेशन मेथड भी देखते हैं। इसका हमें डेरिवेशन नहीं करना है, बस एक आइडिया लेना है कि कॉन्जुगेट बीम मेथड क्या होता है और डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है। अगला हम देखते हैं चैप्टर 8 यूनिट 8 कॉलम्स। कॉलम्स जैसे मैंने बताया था, कॉलम किसी भी स्ट्रक्चर का वर्टिकल मेंबर होता है। अब लेंथ के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि वो कॉलम है कि वो स्ट्रट है। वो इंक्लाइंड है यानी कि किसी एंगल पर है कि 90 डिग्री एंगल पे है। तो कॉलम एक वर्टिकल मेंबर है जो कि लोड को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम बीम्स और स्लैब टू फाउंडेशन। तो कॉलम एक वर्टिकल मेंबर है। इसमें हम स्टडी करेंगे कि कॉलम कितने टाइप के होते हैं, जैसे लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम। फिर हम पढ़ेंगे स्लेंडरनेस रेशो। स्लेंडरनेस रेशो एक ऐसा रेशो है लेंथ का और एक और फैक्टर का कि इससे हमें पता चलता है कि ये शॉर्ट कॉलम है कि लॉन्ग कॉलम है, ये सब हमें से आइडिया होता है। फिर हम देखेंगे इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग यूलर्स एंड रैंकाइन्स फार्मूला। अब क्रिटिकल लोड कितना है, ये सब कुछ हमारे पास दो मेथड्स रहेंगे फाइंड करने के। एक रहेगा यूलर्स फार्मूला, दूसरा रहेगा रैंकाइन्स फार्मूला। तो ये दो फार्मूलाज हैं, हम दोनों को पढ़ेंगे कि यूलर्स के अकॉर्डिंग कुछ यूलर्स ने एजम्पशंस ली, उन एजम्पशंस के बेसिस पे एक फार्मूला निकाला, फिर फार्मूला के बेसिस पे उसने देखा कि ये एप्लीकेशन है इसकी। ऐसे ही रैंकाइन ने कुछ एजम्पशंस ली, कुछ नोटेशंस ली, रैंकाइन ने एक फार्मूला निकाला। तो हम दोनों यूलर्स का फार्मूला और रैंकाइन का फार्मूला, दोनों फार्मूलाज को देखेंगे और स्टडी करेंगे कि कॉलम के लिए हम क्रिटिकल लोड कैसे निकाल सकते हैं और क्या क्या इनका प्रैक्टिकल यूज़ है। लास्ट इज एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। हम इसमें देखेंगे कि ट्रस क्या होता है, कैसे कैसे ट्रस का यूज़ है, कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट, रिडंडेंट एंड डेफिशिएंट फ्रेम्स। परफेक्ट फ्रेम्स कैसे होते हैं, रिडंडेंट कैसे होते हैं और डेफिशिएंट कैसे होते हैं, ये सब हम डिटेल स्टडी करेंगे। assumptions and analysis of trusses by method of joints and method of section। अब trusses ज़्यादातर ब्रिजेस में बने होते हैं, तो उन ब्रिजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रस पे बेस्ड है। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई मेथड्स होंगे। तो हमारे पास इसके लिए दो मेथड्स हैं, मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शंस। दोनों बहुत सिंपल मेथड है, एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, इसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि इसमें क्या क्या है। सिंपल मटेरियल्स हैं,
मटेरियल्स कैसे डिवाइडेड है, ये सब कुछ, और फिर टेस्ट, किसी भी मटेरियल पर कितने टेस्ट होने हैं, ये सब भी हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद सेकेंड यूनिट मैंने बताया सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन डिपेंड है या नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर स्ट्रेन कैसे इनका रिलेशन है, पॉइजन्स रेशो क्या रेशो है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, अलग अलग लॉज देखेंगे, हुक्स लॉ देखेंगे, रिजिडिटी क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स इन बार सब्जेक्टेड टू टेंशन एंड कंप्रेशन, ये सब कुछ सेकेंड यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके बाद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स इन बार सब्जेक्टेड टू टेंशन एंड कंप्रेशन, ये सब कुछ हम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में कवर करेंगे। इसके बाद शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, टॉपिक्स मैंने सब आपको बता दिए थे कि इसके अंदर बीम, सपोर्ट्स, लोड्स कैसे कैसे रहते हैं, बेंडिंग मोमेंट और शीयर फोर्स का साइन कन्वेंशन, ये सब कुछ डिटेल स्टडी हम करेंगे। अगला फोर्थ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्या क्या इसके बेसिस पे थ्योरम्स हैं, और इन थ्योरम्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सेक्शन के अंदर, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट हमारे अप्लाई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर। आगे देखें तो बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स, कि किसी भी बीम के अंदर बेंडिंग किस फॉर्म में होती है, एजम्पशंस क्या क्या लिए थे हमने इसके लिए, और फिर उन एजम्पशंस के बेसिस पे हमने एक डेरिवेशन किया था। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के अंदर। शीयर स्ट्रेसेस इन बीम्स, इनका क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ हम देखेंगे। फिर इसके बाद चैप्टर 7, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, कॉलम्स, एनालिसिस ऑफ ट्रेसेस, ये सब हम इसका थ्योरी वाला पोर्शन है। प्रैक्टिकल में देख लेते हैं कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं। प्रैक्टिकल में है हमारे पास फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, परसेंटेज इलोंगेशन एंड प्लॉट द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डायग्राम एंड कंप्यूट द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑन माइल्ड स्केल, यानी कि हम यील्ड स्ट्रेस का पता लगाएंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस का पता लगाएंगे कि इलोंगेशन कितना होता है, ये सब कुछ हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बेसिस पे हम देखेंगे किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, सैंपल के अंदर वेरिएशन कैसे आता है, उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि कोई भी स्ट्रक्चर डायरेक्ट फेल होता है कि धीरे धीरे उसके अंदर चेंज आता है, वो तब फेल होता है। तो इससे हमें मटेरियल का आइडिया मिल जाता है। अगला है टेस्टिंग ऑफ HYSD स्टील। HYSD इज हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील। HYSD, हम HYSD बार्स स्टील की जो है उसका टेस्ट करेंगे। थर्ड इज डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील वायर विथ सेल्स apparatus। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम फाइंड करेंगे, क्योंकि कुछ तो हमारे पास फार्मूलाज हैं फाइंड करने के लिए डायरेक्ट, लेकिन कुछ हम अपरेटस से चेक भी करके देखते हैं कि हम थ्योरी बेसिस पे जो फार्मूला है उससे हमारा रिजल्ट ये आता है, और एक्चुअल अगर हम कोई भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट ये आता है। फोर्थ इज डिटर्मिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ऑफ कॉन्क्रीट बीम। कोई भी कॉन्क्रीट का बीम है तो उसमें मॉड्यूलस ऑफ रप्चर कैसे निकलता है, कैसे हम फाइंड करते हैं, ये डिटरमाइन करेंगे। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन सिंपली सपोर्टेड बीम विद लोड एट मिडिल थर्ड पॉइंट। हम देखेंगे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी भी सिंपल सपोर्टेड बीम के अंदर कैसे आता है एट मिडिल थर्ड पॉइंट।
फिर हम देखेंगे लास्ट प्रैक्टिकल, वेरिफिकेशन ऑफ फोर्सेस इन अ फ्रेम स्ट्रक्चर। कोई भी फ्रेम स्ट्रक्चर है तो वेरीफाई करेंगे, यानी फोर्सेस को देखेंगे कि किसी पॉइंट पे अगर हम थ्योरी सॉल्व करते हैं कि इस पॉइंट पे फोर्स ज़ीरो आती है, तो हम एक्चुअल देखेंगे कि यहाँ कंप्रेशन, टेंशन या किसी भी एंगल पे जो भी फोर्सेस लग रही हैं उनका रिजल्टेंट कैसे ज़ीरो आता है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस में मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं और ये प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, कि मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर सिंपल एक सब्जेक्ट है जिसमें हमें स्टडी करना है किसी भी बिल्डिंग के अंदर कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, कितना इंटरनल फोर्सेस, स्ट्रेसेस कैसे कैसे वेरी करते हैं। अब हम सिविल इंजीनियर हैं तो हमें एक वाइड लेवल पर स्टडी करनी होती है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स रहेंगे, तो अब हम ऐसे तो नहीं कि जस्ट हमने देख लिया कि हाँ ये मटेरियल सही रहेगा कर देते हैं अप्लाई। हमें प्रॉपरली उस मटेरियल को पहले टेस्ट करना होता है, देखना होता है कि ये मटेरियल कौन सी कंडीशन में कितनी वैल्यू देता है। तो ये सब कुछ हम चेक करते हैं, उसके बेसिस पे कोई भी मटेरियल हम अप्लाई करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना डिफॉर्मेशन उसके अंदर आता है और वो कितने लिमिट के अंदर है। अगर वो लिमिट को एक्सीड करता है तो वो स्ट्रक्चर हमारा सक्सेसफुल नहीं रहेगा, वो फेल कर जाएगा। कितना डिफ्लेक्शन आता है, अब उसके अंदर इंटरनल फोर्सेस हम जस्ट एक इमेजिन करते हैं, जस्ट जैसे कोई भी हम लाइट ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करके जस्ट लाइट जल जाती है, लेकिन बीच में क्या प्रोसेस होता है, सर्किट कंप्लीट होता है, वो सर्किट कंप्लीट होने से लाइट जलती है। तो वैसे ही हर एक चीज़ के पीछे पूरा प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस के अंदर आता है कि सिंपली लोड लगा, हमने घर बनाया, उसके अंदर अब जो डेड लोड है, कंक्रीट है, वॉल्स हैं, फिर हमने उसके अंदर जाके सामान शिफ्ट किया, अलमारी लगाई, बेड लगाया, सोफ़ा लगाया, तो इन सब चीज़ों का भी एक लोड होता है। तो इन सब लोड्स के बेसिस पे हम देखते हैं कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है, और अगर इतने ईयर तक हम कॉन्टीन्यूस लोड लगा के रखेंगे, कॉन्टीन्यूस चीज़ें यहाँ पे डेड लोड रहेगा, लाइव लोड रहेगा, या फिर अगर इंडस्ट्रियल कोई भी कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे कैसे लोड्स रहेंगे, तो इनको हम अप्लाई करके देखते हैं कि कितना डिफॉर्मेशन आता है और इंटरनल फोर्सेस के अंदर क्या क्या चेंज आता है, कैसे इंटरनल फोर्सेस वेरी करती हैं। टाइम टू टाइम स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है कि कम होती है, या फिर किस रेट पे डिपेंड करती है किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ। डिज़ाइन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी भी नया कंस्ट्रक्शन हमें स्टार्ट करना है कोई भी हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम डिज़ाइनिंग करते हैं। डिज़ाइनिंग में हम चेक कर लेते हैं कि कोई भी जैसे स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास बीम्स आ जाएंगे, स्लैब्स आएंगे, कॉलम्स आएंगे, फाउंडेशन आएगी, फुटिंग आएगी। तो हम क्या करते हैं, हर चीज़ का लोड अप्लाई करके देख लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर पे इतना लोड आ रहा है, हमें इस स्ट्रक्चर की इतनी डायमेंशन रखनी चाहिए, क्या वो परफेक्ट है, क्या वो लोड झेल पाएगा। अगर वो लोड झेल पा रहा है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं है, वो फेल नहीं कर रहा है, क्रश नहीं कर रहा है, तो यानी कि वो मटेरियल ओके। और अगर चेंजेस आ रहे हैं, मटेरियल डिफॉर्म कर जाता है, मटेरियल परफेक्ट नहीं है, तो उसके अंदर चेंज आ रहे हैं, मतलब कि वो परफेक्ट हमारे लिए नहीं है, तो हम उस मटेरियल को हटा देते हैं। तो हम देखते हैं कि इंटरनल फोर्सेस कैसे कैसे वेरी कर रही हैं उसके अंदर डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि जब हमारा डिज़ाइन हो गया होगा तब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि चलो एक इधर सिनेमा हॉल बनाना है या फिर इधर एक मॉल बनाना है, मटेरियल उठाओ और स्टार्ट कर दो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर कितना लोड आना चाहिए, कितना इंटरनल फोर्सेस रहेंगी, कितना डिफॉर्मेशन रहेगा, कितना स्ट्रेसेस रहेगा, ये सब कुछ हमें देखना होता है। और एक और पॉइंट मैंने बताया था कि तुम डिज़ाइन के लिए देखते हैं, और दूसरा इवेल्युएट करने के लिए कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कैसा है।
आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो अगले लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता, तो आप कमेंट में अपना डाउट लिख दिया करो, आई विल रिप्लाई यू देयर। तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में यही एक बेसिक चीज़ बतानी थी, ये इसका इंट्रोडक्शन था। तो अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का चैप्टर 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। डाउट के लिए जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल रिप्लाई यू फ्रॉम देयर। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक वीडियो, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।